आज का आपका पहला टॉपिक है साइंस का, कोशिका से अंग तंत्र तक। कोशिका से अंग तंत्र तक। कोशिका को आप जानते हैं क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेल। शाबाश। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, ठीक है। और आज हम ये समझेंगे कि हमारा ये शरीर किस तरीके से बना हुआ है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक आपके पास कि आप जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं स्कूल की, इस बिल्डिंग को बनाने की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले इसमें ईंट रखी गई, एक एक ईंट, ठीक है। एक एक ईंट को इकट्ठा करके एक ईंटों का समूह तैयार हो गया। ईंटों का समूह तैयार हो गया, यानी बहुत सारी ईंटों का ग्रुप, ठीक है। उसके बाद में उस ग्रुप के मिलने से एक दीवार तैयार हो गया, ठीक है। और जब बहुत सारी दीवारें आपस में मिल गईं तो एक कमरा तैयार हो गया, जैसे कि इस कमरे में आप बैठे हुए हैं, ठीक है। और अगर हम इन बहुत सारे कमरों को जोड़ दें, मिला लें, तो हमारे विद्यालय की, हमारे स्कूल की बिल्डिंग तैयार हो गई है। तो अब इसको आप देखिए अपने शरीर से जोड़कर, कितनी आसानी से आपको समझ में आएगा कि कोशिका जैसे कि ईंट जोड़ के बिल्डिंग बनती है, सेल जोड़ के जैसे कोशिका है सेल, इसकी जगह पर हम इमेजिन कर लें कि ईंट, ठीक है ना। कोशिका की जगह पर आप इमेजिन करिए ईंट, ठीक है। बहुत सारी कोशिकाएं मिली, बहुत सारी कोशिकाएं मिली तो कोशिकाओं का एक ग्रुप तैयार हो गया। कोशिकाओं का एक ग्रुप जो तैयार हुआ उसको कहते हैं ऊतक। ऊतक क्या कहते हैं? ऊतक। इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। और यहाँ पर जब बहुत सारी ईंटों का ग्रुप तैयार हुआ तो हमें इसको हम सिंपली ईंट का ग्रुप, समझ में आ रही बात? ईंट का ग्रुप हमको मिल गया, समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिले तो क्या तैयार हो गया? बताइए, बताया था मैंने। जब बहुत सारे ऊतक मिले तो आपको क्या मिलता है शरीर में? अंग। शाबाश, ठीक है। क्या मिलता है? अंग मिलता है। क्या मिलता है? अंग मिलता है। और जब बहुत सारी ईंटों का ग्रुप आपको मिलता है तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पर मैं ईंटों की बात कर रही हूँ, कमरे के बारे में बताना है आपको, उससे जोड़कर हम बात कर रहे हैं, रिलेट करके बात कर रहे हैं। जब बहुत सारी ईंटों का ग्रुप मिलता है तो दीवार बनती है, दीवार बनती है ना। और उस दीवार के मिलने से क्या बनता है? कमरा बनता है। क्या बनता है? कमरा बनता है, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में जो अंग है वो कमरे की मानंद है, कमरे से रिलेट कर सकते हैं हम उसको। अब ये बहुत सारे अंग मिलकर के क्या करेंगे? शाबाश, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। अंग तंत्र का निर्माण करेंगे और कमरे बहुत से मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी? बिल्डिंग बन जाएगी ना पूरी, ठीक है। इसको आप इससे रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर से समझते हैं। हमारा शरीर की शुरुआत, बनने की शुरुआत किससे होती है? सेल से होती है। बहुत सारे सेल्स मिलकर, इसको हम कह सकते हैं समझने के लिए अनगिनत सेल्स जब मिलते हैं तो आपको ऊतक या टिश्यू मिलते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलते हैं जिसको आप कहेंगे अनगिनत। टिश्यूज
जब मिलते हैं तो आपको एक अंग प्राप्त होता है, और जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंग तंत्र मिल करके शरीर का निर्माण करते हैं। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही बात? जैसे यहाँ पर आपको ईंट से बिल्डिंग मिल रही है। क्लियर है ये बात? यस मैम। आप देखिए यहाँ पर अंग तंत्र की बात हुई है, जिन अंग तंत्रों के मिलने से शरीर बन रहा है, इसके बारे में हम समझेंगे। अंग तंत्र एक सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में जो अलग अलग तरह के काम को अंजाम देते हैं, जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं फंक्शंस। क्या कहते हैं? फंक्शंस कहते हैं। अंग तंत्र में अगर हम पाचन तंत्र की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे अंग मिल करके, जैसे पेट, आमाशय जिसको बोलते हैं आप, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है? समझ में आ रही बात? बहुत सारे अंग मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिससे कि आपका खाया हुआ खाना क्या होता है? पचता है, डाइजेस्ट होता है, और फिर उसमें से मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वाटर, फाइबर, ये सब खून में जाकर मिलता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है ना? फर्दर आगे भी काम होता है उसमें, लेकिन अभी सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एट लास्ट मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, ये सारी चीजें फूड में से निकलकर आपके खून में मिल जाती है। क्लियर है ये बात? yes, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी में हर तंत्र का, हर सिस्टम का एक अलग काम होता है। फॉर एग्जाम्पल श्वसन तंत्र, सेकेंड एग्जाम्पल है आपका अंग तंत्र का श्वसन तंत्र। सांस लेना, सांस लेना, सांस लेना क्या है? अगर इसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाए कि बताओ सांस लेना किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे गैसों का आदान प्रदान, ये भी कह सकते हैं। या आपको और मालूम है तो आप कह सकते हैं ऑक्सीजन का अंदर लेना सांस में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर छोड़ना, इसको हम कहते हैं सांस लेना। क्लियर है बात? ठीक है। अब इस श्वसन तंत्र के लिए कौन कौन से अंग काम आते हैं? फेफड़ा काम आता है, नाक काम में आती है, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? इसी तरीके से और भी अंग इस श्वसन तंत्र में काम आते हैं, जो मिलकर एक श्वसन तंत्र बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, जिसके द्वारा इस श्वसन को अंजाम दिया जाता है। क्लियर है ये बात? आगे बढ़िए। एक और तंत्र लिखा हुआ है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या है? अगर शरीर पर से इस खाल को उतार दिया जाए तो कंकाल तंत्र दिखने लगेगा, है ना? खाल को उतार दिया जाए, फैट को उतार दिया जाए, मसल्स को हटा दिया जाए, तो क्या दिखेगा फिर? कंकाल दिखेगा, हड्डियों का ढांचा। अगर उसको आसान भाषा में बोले, कंकाल तंत्र को आसान भाषा में समझेंगे तो क्या है? हड्डियों का ढांचा। अगर बॉडी में से कंकाल तंत्र को निकाल दिया जाए तो इस बॉडी का क्या हश्र होगा? इसका हश्र ऐसे ही होगा जैसे कोई कपड़ा हैंगर में टंगा हो और आप उसमें से हैंगर को निकाल लें, तो वो कपड़ा क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर में से कंकाल तंत्र को निकाल दिया जाए तो मसल्स, फैट, खून, पानी, जो कुछ भी खाल, सब कुछ क्या होगा? एक गोश के लोथड़े की तरह नीचे चल बैठ जाएगा, क्योंकि सपोर्ट तो कौन दे रहा है? शरीर खड़ा कैसे है? कंकाल तंत्र की वजह से। सपोर्ट तो हड्डी ही दे रही है। तो
तो फंक्शन समझा आपने कंकाल तंत्र का। आप जो सही से चल पा रहे हैं, किसकी वजह से चल पा रहे हैं? कंकाल तंत्र की वजह से। किसी बीमारी की वजह से किसी इंसान के कंकाल तंत्र में, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका वो हिस्सा सही से काम नहीं कर पाता है, वो नॉर्मल तरीके से उस काम को अंजाम नहीं दे पाता है। तो अब यहाँ पर फिर वही बात आई कि हर अंग तंत्र का एक अलग फंक्शन है। यहाँ पर आपने देख लिया, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने को हजम करने में सवाल हो रहा है। श्वसन तंत्र, सांस लेने में, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। कंकाल तंत्र, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे तंत्र हैं, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक एग्जाम्पल था कि तंत्र क्या चीज होती है। क्लियर हो गया इतने से? इतने एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि अंग तंत्र क्या चीज होती है। उसका अपना अलग एक फंक्शन होता है। हर अंग तंत्र का अलग एक फंक्शन होता है। फंक्शन से मतलब समझो आसान भाषा में काम होता है, अलग काम होता है। आगे है, अब ये जितने भी तंत्र हैं ये बने हैं मिल करके अंगों से। किससे मिलकर बने हैं? अंगों से मिलकर बने हैं। अंगों में नाम लिया जा रहा है अमाशय का। किसका? अमाशय, पेट है ना। अमाशय जो है, अमाशय में आपका भोजन जब आप खाते हैं तो पहुंचता है, ठीक है। सबसे पहले नली के द्वारा जब आप मुंह में डालते हैं भोजन तो नली के द्वारा वो पेट में पहुंचता है, ठीक है ना। अब जब ये पेट में पहुंचता है तो क्या होता है, थोड़ा सा जान लें इसको, कि वहां पर एसिड निकलता है। एसिड क्यों निकलता है? हमारे भोजन में कोई बीमारी के कीटाणु हो तो उनको किल करने के लिए, उनको मार देने के लिए, क्योंकि आप भोजन करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि साफ सुथरे तरीके से बनाइए। कहीं कोई गलती हो गई तो कुछ ना कुछ कीटाणु, बीमारी के कीटाणु भोजन के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपने अच्छे से हाथ नहीं धोया तो भी जा सकते हैं। तो हमारा पेट उसके लिए पहले से तैयार रहता है। वो इस तरह के एसिड्स को रिलीज करता है पेट में खाना पहुंचने पर कि उसमें कीटाणुओं को किल किया जा सके, जीवाणुओं को मारा जा सके। और इस तरह के जूसेस सिक्रीट होते हैं जिससे हमारे भोजन का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और हमारा भोजन हजम होना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत में यहाँ पर क्रश किया हुआ खाना जो पेट में क्रश किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, घोला जाता है। समझ में आ रही बात? जो घुल चुका होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है पेट में। क्या? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, 5 मिनट रुकिए। तो अमाशय में जो खाना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, आपने दांतों से चबाया, थोड़ा छोटा हुआ पार्ट में, उसके बाद आपके पेट में गया, पानी भी गया, उसके साथ थोड़ा घुला तो और छोटा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्लियर है ये बात? और फिर छोटी आंत में पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा गीला हो चुका होता है और पानी में मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स ये सारे एब्जॉर्ब किए जा चुके होते हैं। और उसके बाद वो छोटी आंत के द्वारा उसमें से मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स वगैरह एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, खून में मिला लिए जाते हैं। तो ये छोटी आंत का काम हो गया। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि हर अंग का अपना अलग अलग कार्य है, अलग अलग फंक्शन है। अंग तंत्र में अंग मिल करके कार्य कर रहे थे, फंक्शन को अंजाम दे रहे थे। अंग अलग अलग काम, अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। नाक का काम आप जानते हैं, एयर अंदर जाती है और बाहर निकलती है। अंदर जो एयर जाती है उसमें से ऑक्सीजन हमारे इस्तेमाल की होती है, हमारे फेफड़े उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर है? और फेफड़ों में जब सारी बॉडी से, हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होती है तो वो नाक ही के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के साथ बाहर निकाल दी जाती है। ये नाक का काम हो गया। कान से आप सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद में फेफड़ों का क्या काम है? फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि नाक से जो ऑक्सीजन आपके अंदर तक गई
फेफड़ों में गई, उस ऑक्सीजन को फेफड़े ने खून में मिलाकर बॉडी के हर सेल में, हर कोशिका में पहुंचा दिया। ठीक है, वहां पर उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाने के जो मिनरल्स थे वो क्या हुए, उनका जारण हुआ, उनका कंबशन हुआ और उसमें से एनर्जी निकली, प्लस उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकली। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस खून में मिलकर वापस आ गई, कहाँ, फेफड़ों में आ गई और फिर नाक के द्वारा बाहर निकाल दी गई। क्लियर है ये बात? उसके बाद हृदय को देखिए, हृदय क्या करता है? हृदय गंदे खून और साफ खून, गंदे खून को साफ करता है। समझ में आ रही बात? क्या करता है हृदय? गंदे खून को साफ करता है। अब गंदे और साफ खून से क्या मतलब है? गंदा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है और साफ खून जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है। इसका डिटेल हम लोग जब हृदय के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं, कोशिका की संरचना एवं कार्य, सेकेंड टॉपिक है आपका, कोशिका की संरचना एवं कार्य। टोटल कितने हैं बच्चे, कितने हैं टोटल? 3 लिख के दे दो। कोशिका की संरचना एवं कार्य, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। कोशिका की संरचना, संरचना का सीधे सीधे मतलब है बनावट की बात की जा रही है। इंट्रोडक्शन के तौर पे आप ये जानिए कि कोशिकाएं अनेक बनावट की आपको मिलेंगी, अलग अलग प्रकार के बनावट की मिलेंगी। इधर ध्यान दो बेटा, ठीक है? अलग अलग प्रकार की बनावट की, गोल भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? सिलिंड्रिकल शेप की भी हो सकती है। क्लियर है ये बात? अलग अलग बनावट की आपको कोशिकाएं मिलेंगी। अनियमित आकार की भी हो सकती है। अनियमित आकार से क्या मतलब है? वही कोशिका आपको कभी किसी आकार की दिखी, कभी दूसरे आकार की दिखी। जैसे हम लोगों ने अमीबा के बारे में पढ़ा था, अमीबा के बारे में पढ़ा था कि अमीबा का जो शेप आपको दिखता है, क्लियर देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ दिखता है आपको, कभी इसी अमीबा का शेप आपको इस तरह से भी दिख सकता है। यस मैम, सेम अमीबा, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये अमीबा जो है इसका शेप कैसा होता है, तो आप इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते, क्योंकि कभी तो इसमें इस तरह से दिखता है, कभी से इस तरह के पार्ट्स दिखते हैं, तो आप कहेंगे अनियमित आकार। इसका मतलब ये अपने आकार को चेंज करता रहता है। क्लियर है ये बात? तो रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है कौन? कोशिका। कोशिका कैसी होती है? रचनात्मक। जाहिर सी बात है कि बॉडी के बनने की शुरुआत किससे होती है? सेल से होती है। इसका मतलब ये रचनात्मक इकाई है, रचनात्मक इकाई है। इसी से शरीर का निर्माण बनना शुरू होता है। कार्यात्मक इकाई क्यों है? क्योंकि जो मेन काम होता है वो सेल में ही होता है। सारे अंग तंत्र जो काम करते हैं एट लास्ट सेल में जाकर के ऑक्सीजन को भेजते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोजन के मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वहां पर मौजूद हैं, उनका जारण होता है, कंबशन होता है और उसमें से एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये किस में हो रहा है? ये बॉडी के हर सेल में ये काम हो रहा है। तो इसका मतलब कार्यात्मक इकाई है, मेन काम हर सेल में होता है, इसीलिए उसको कार्यात्मक इकाई भी कहेंगे। सभी जीवों में संख्या अलग अलग होगी, ध्यान से दीजिए इस बात को। सभी जीवों में संख्या अलग अलग होगी। मैंने बताया था कि आपको बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु ऐसे हैं जो नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उसमें सेल जिनसे मिलकर वो बने हैं उनकी संख्या बहुत कम है। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत
पड़ेगी। क्लियर है ये बात। लेकिन जो जीव आपको इन नेकेड आई से दिखाई पड़ रहे हैं उनमें सेल्स की संख्या करोड़ों अरबों खरबों में होती है। अब देखिए फर्क आप जिनको आप नहीं देख पा रहे हैं उनमें से कुछ एक कोशिकीय जीव हैं, जैसे नाम बताइए, नाम बताइए। अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, पैरामीशियम यूग्लिना। ठीक है, ये कैसे है, ये आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आकार में अगर देखें तो अमीबा अनियमित आकार का बताया मैंने, पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है। बहुकोशिकीय जीव में तो बहुत सारे आ जाएंगे, सबका नाम ले सकते हैं आप, है ना, गाय भैंस जो कुछ भी आपको दिख रहा है, समझ में आ रही बात। इंसान, कुत्ता, बिल्ली, सबका नाम आप ले सकते हैं जो आपको दिखते हैं। पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, श्वसन, जनन, क्या मतलब हुआ इसका? पोषण का क्या मतलब होता है? ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं फंक्शंस के नाम हैं, ये काम हो रहे हैं आपकी बॉडी में, ये काम आपकी बॉडी में हो रहे हैं, सेल्स में हो रहे हैं। चाहे एक सेल वाला जीव हो, चाहे करोड़ों अरबों खरबों सेल वाला जीव हो, सब में पोषण भी हो रहा है, उत्सर्जन भी हो रहा है, वृद्धि भी हो रही है, श्वसन भी हो रहा है, जनन भी हो रहा है। क्या है पोषण? पोषण मतलब जब खाना खाया तो उसमें से एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली काम करने के लिए, चलने फिरने के लिए, देखने के लिए, बोलने के लिए, दौड़ने के लिए, बाकी सारे काम जो एक्टिवली आप करते हैं। उत्सर्जन, बॉडी में खाना गया, उसमें कुछ ऐसा पदार्थ हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने के बाद कि जिसकी आपको जरूरत नहीं है, अगर वो ज्यादा देर आपके बॉडी में रहेगा तो बीमारी पैदा करेगा, तो उसको बाहर निकालने के लिए उत्सर्जी तंत्र काम करता है। तो चाहे एक सेल वाला जीव हो, चाहे करोड़ों अरबों खरबों सेल वाला जीव हो, सब में उत्सर्जन होता है। अमीबा में भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, वृद्धि, बढ़ना, बढ़ना, ये एक सेल वाला जीव है, इसमें भी वृद्धि होती है। जब ये डिवाइड होता है तो दो में बदल जाता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है बात? और छोटे से बड़ा भी होता है आकार में, तो वृद्धि हो रही है इसमें, यानी कि जनन भी हो रहा है एक जीव वाले में भी, और बहुत सारे सेल्स वाले में भी, एक सेल वाले में भी और बहुत सारे सेल्स वाले में भी जनन भी हो रहा है। अपने जैसा दूसरा बनाना, जनन करना। समझ में आ रही बात? अमीबा डिवाइड होता है तो एक से दो हो जाता है, अपने जैसे दो अमीबा तैयार कर देता है, जनन हो रहा है। ठीक है, इंसान हो चाहे जानवर हो, अपने जैसे जनन करते हैं। अगला श्वसन। श्वसन आपको बताइए, कई बार बता चुकी हूं। कोशिका को आधारभूत संरचना कहते हैं। क्लियर है बात ये कि सारे जितने भी कार्य हो रहे हैं सब सेल्स में हो रहे हैं, सब सेल्स में हो रहे हैं, क्योंकि सारे अंग सेल के ही बने हुए हैं। बेसिकली सेल से क्या बना है? ऊतक बना है, ऊतक से अंग बना है, अंग तंत्र बना है, शरीर बना है, यानी शरीर सेल से बना है। तो सारी आधारभूत काम जो हो रहे हैं वो सेल में हो रहे हैं। क्लियर है ये बात? बंद कर दो, निकाल।